हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ये अच्छी लाइव में। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ाया था। आज से नया टॉपिक शुरू होता है। मौर्योत्तर काल शुंग वंश की बात करते हैं। ठीक है, उसके अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं शुंग वंश की। ठीक है, शुंग वंश की बात करते हैं। शुंग वंश की क्या हुआ, जो शुंग वंश कब से आया? 185 बीसी से 73 बीसी किसका रहा? शुंग वंश का रहा। शुंग वंश का शासनकाल कब तक रहा? 185 से 73 बीसी तक। ठीक है, अगर बात किया जाए शुंग वंश की स्थापना किसने किया? पुष्पमित्र शुंग ने। किसने किया? पुष्पमित्र शुंग ने। ठीक है, पुष्पमित्र शुंग की बात करें 185 बीसी से 149 बीसी तक इनका शासनकाल रहा। 185 से 149 बीसी तक पुष्पमित्र शुंग का रहा। ठीक है, पुष्पमित्र शुंग कौन था? बृहदत्त का सेनापति था, जिसने बृहदत्त की हत्या कर दी और उसके बाद क्या हुआ? शुंग वंश की स्थापना कर दिया। ठीक है, उसकी बात करें, इनकी अगर राजधानी की बात करें, क्या विदिशा थी, जो कि एमपी में थी। पाटलिपुत्र से इन्होंने विदिशा बना दिया। ठीक है, राजभाषा बात करें संस्कृत थी और ये ब्राह्मण समाज था। क्या था? ब्राह्मण समाज था। ठीक है, इसने अशोक के 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया था। ठीक, कितने हजार? 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिए। ठीक है, भरहूत स्तूप का किसने? स्वयं इसने निर्माण किया। पुष्पमित्र शुंग ने किसने? भरहूत स्तूप का निर्माण करा है। इसने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। एक्चुअली इसने हुआ क्या था, कुछ विदेशी जो थे बौद्ध मठों में वो रहने लगे थे। ठीक है, कुछ विदेशी थे जो कि बौद्ध मठों में आकर रहने लगे थे और इसको खबर मिली थी, इसके जो गुप्तचर थे बताए थे और इन्होंने सेम चीज़ें बताई किससे? बृहदत्त से। लेकिन उसने कहा कि नहीं, वो क्योंकि बौद्ध धर्म का अनुयायी था तो उसने कहा था कि नहीं, बौद्ध धर्म में ऐसा करेंगे आप, मतलब इतने बड़े मठ में आप वहाँ पे चेक करेंगे, ये करेंगे, तो इसकी वजह से उन्हें मना कर दिया। इसकी वजह से पुष्पमित्र शुंग ने क्या किया? उसकी हत्या कर दी और इसने जो भी बौद्ध थे, बौद्ध स्थलों को, मठों वगैरह को तुड़वाना शुरू किया और वहाँ पे चेक करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसने बृहदत्त की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना कर दिया। इसके शासन काल को वैदिक पुनः जागरण काल का कहा जाता है। ठीक है, वैदिक का पुनः जागरण काल शुंग किसके हुआ? पुष्पमित्र शुंग के शासन काल को कहा जाता है। ठीक है, यौनो डेमिट्रियस के समय आक्रमण इसी के समय हुआ, यानी जो डेमिट्रियस था, ठीक है, यवनों के समय का आक्रमण इसी के समय हुआ था। ठीक, यवनों का आक्रमण की बात किया जाए, इसके दरबार में पतंजलि रहते थे। 2 अश्वमेघ यज्ञ इसने कराए। ठीक है, पतंजलि जिनके जानते हैं ना, कौन सी? उन्हें योग भाष्य नामक पुस्तक लिखी थी, योग शास्त्र नामक। ठीक है, पतंजलि की पुस्तक क्या है? योग शास्त्र तथा महाभास। योग शास्त्र और महाभास की बात किया जाए, किसकी पुस्तकें हैं ये? पतंजलि की। किसकी पुस्तकें हैं? पतंजलि की पुस्तकें हैं। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए तो उत्तराधिकारी पुष्पमित्र शुंग के, यानी शुंग वंश का जो उत्तराधिकारी था, सबसे पहले अग्निमित्र आया। अग्निमित्र के बाद वसुश्रेष्ठ आया। इसके बाद वसुमित्र आया। वसुमित्र के बाद देवभूति आया और देवभूति क्या था? शुंग वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, अंतिम शासक था। ठीक है, अगर हम बात करें अग्निमित्र की, तो अग्निमित्र के ही समय क्या हुआ? अग्निमित्र और यज्ञसेन का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ठीक है, इनके साथ युद्ध हुआ था। उसके बाद कालिदास इनके समय में थे और कालिदास ने क्या? मालविकाग्नि मित्रम नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, मालविकाग्नि नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, कलिंग विरुद्ध अभियान हुआ था खारगेल के समय में। ठीक है, कलिंग में कौन था? चेदी शासक था, कलचुरी वंश का शासक था। ठीक है, चेदी वंश का संस्थापक कौन था? महामेघ वाहन था। कौन था? महामेघ वाहन था। इसी वंश का प्रतापी शासक खारवेल हुआ। ठीक, खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख जारी कराया उड़ीसा में। ठीक है, हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वो किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृतिक भाषा में है। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद आता है कर्ण वंश। ठीक है, अब कर्ण वंश की बात करें तो 78 ईस्वी से 30 ईस्वा पूर्व रहता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसके संस्थापक की बात कर लें, वसुदेव थे। राजधानी पाटलिपुत्र आ गई थी, विदिशा भी थी ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, अंतिम शासक कौन था? सुशर्मन था। अंतिम शासक कौन था कर्ण वंश का? सुशर्मन था। शासनकाल इनका इंपॉर्टेंट है, 78 बीसी से 300 बीसी। ठीक है, 300 ईसा पूर्व इसका क्या रहा? शासनकाल रहा। ठीक है, अब इसके आगे की हम बात करते हैं। ठीक है, सातवाहन वंश। किसकी बात करते हैं? सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश 300 वर्षों तक रहा, कुल 30 शासक आए। ठीक है, और सातवाहन वंश का कहाँ पता चलता है? वायु पुराण से क्या पता चलता है? सातवाहन वंश के शासक का। अगर संस्थापक की बात की, संस्थापक कौन है? सिमुख है। धर्म की बात करें तो दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ था। ठीक है, दूसरा ब्राह्मण धर्म था। भाषा इनकी कौन थी? प्राकृतिक थी। अच्छा, पहली संस्कृत भाषा किसमें थी? शुंग वंश में, लेकिन इसी क्या? प्राकृतिक भाषा थी। राजधानी की बात करें, प्रतिष्ठान थी, जिसको पैठान बोलते हैं। दक्षिण महाराष्ट्र गोदावरी नदी पर था। ठीक है, पैठान जो है। ठीक है, इसी वंश को आंध्र का सातवाहन, ठीक है, आंध्र का सातवाहन वंश भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसने कुछ ज़्यादा अच्छे काम नहीं किए, कुछ ही 1-2 शासक थे जिन्होंने अच्छा काम किया था। ठीक है,
सातवाहन वंश के बारे में जानकारी किसमें, नागनिका अभिलेख में मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखता है, जो कि नासिक से पता चलता है। ठीक है, इन सबसे पता चलता, जो कि नासिक में इनसे पता चलता है। सिमुक का उत्तराधिकारी कौन था, सातकर्णी था, सातकर्णी प्रथम था। ठीक है, और उपाधि दक्षिण पथपति या प्रतिष्ठान पति की उपाधि धारण की थी। किसने, किसकी बात कर रहा हूँ, सिमुक की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सातकर्णी प्रथम की। सातकर्णी प्रथम की बात करते हैं। ठीक है, सातकर्णी प्रथम के इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए, एक राजसूय यज्ञ, ठीक है, राजसूय यज्ञ कराया। राजधानी की बात करें, राजधानी अमरावती इसने करा दी। ठीक है, एल्डर सुरागोन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, किस पुस्तक में, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन। ठीक है, एरिथ्रियन सीसे। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य और यूनान साम्राज्य के व्यापार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कौन से पुस्तक में, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। ठीक है, एरिथ्रियन सी से, ये सी है पुस्तक का नाम, इतना। ठीक है, एरिथ्रियन सी से क्या मिलता है, सी से इसी पुस्तक में मौर्य साम्राज्य और यूनान साम्राज्य के व्यापार का उल्लेख मिलता है। भूमि दान की प्रथा कहाँ, सातकर्णी से। ठीक है, सातकर्णी प्रथम ने ब्राह्मणों को दान देना शुरू किया, यानी भूमि दान की प्रथा कहाँ शुरू होती है, सातकर्णी प्रथम से। इसने ब्राह्मणों को भूमि दान देना सबसे पहले शुरू किया था। ठीक है, भूमि दान की जो जानकारी का नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, और नाना घाट अभिलेख किसने जारी कराया था, इसको नागनिका ने। नागनिका कौन थी, सातिनी की पत्नी थी। सातकर्णी प्रथम की पत्नी कौन थी, नागनिका। उन्होंने इसने नाना घाट अभिलेख जारी कराया था। इसने कौन सा अभिलेख जारी कराया था, नाना घाट अभिलेख जारी कराया था। ठीक है, उसकी बात करते हैं हॉल की। ठीक है, हॉल इन्हीं के दरबार में था। हॉल कौन था, हॉल संस्कृत का विद्वान था। हॉल कौन था, संस्कृत का विद्वान था। हॉल की रचना के बाद में कथा सप्तशती है। ठीक है, सप्तशती जो रचना है किसकी है, हॉल की है। वो ये किस भाषा में, प्राकृतिक भाषा में। किस भाषा में, प्राकृतिक भाषा में। अंधकार युग भी सातवाहन वंश को कहा जाता है। अंधकार युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा अपने राज का विस्तार वगैरह नहीं, इसके राज में कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं हुआ, इसलिए इसे अंधकार का युग भी कहा जाता है। इसके दरबार में विद्वान सर्ववर्मन और मुंडाठय थे। कौन थे, सर्ववर्मन और मुंडाठय से क्या थे, विद्वान थे इसके दरबार में। ठीक है, अगर मुंडाठय की किताब की बात किया जाए तो बृहत कथा किसकी है, बृहत कथा मुंडाठय की है, तथा सर्वनाम ठीक है, सर्वमान की जो है सर्ववर्मन की पुस्तक का क्या नाम है, तंत्रक। सर्ववर्मन की पुस्तक का क्या नाम है, तंत्रक। इसको सही कर लीजिएगा, सर्ववर्मन है। ठीक है, सर्ववर्मन की पुस्तक का नाम तंत्रक है और मुंडाठय की पुस्तक का नाम बहुव्रत है। ठीक है, ठीक है, उसके आगे की हम बात करते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात करते हैं। ठीक, गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक, ये सातवाहन का 23वां शासक था। इसने कुछ अच्छा काम किया था। सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक इसको माना जाता है। उपाधि आदि त्रिब्राह्मण, एका ब्राह्मण तथा त्रिसमुद्रीपति। ठीक है, वेणकटक, ये क्या है, इसके कुछ उपाधि हैं। ठीक है, माता की बात कीजिए, बलश्री है, जो नासिक अभिलेख है। ठीक है, इन्होंने करवाया था। ठीक है, अपने पुत्र के साथ संयुक्त शासिका रही, कौन, बलश्री। ठीक है, समाज की बात किया जाए, प्रतिसत्तात्मक था। हालांकि नवाता का नाम आता था, लेकिन क्या था, प्रतिसत्तात्मक था। ठीक है, इसके ठीक है, इसने शक शासक नहपान को हराया था। किसको हराया था, नहपान को। नहपान किसने हराया था, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। ठीक है, जोगल थम्भी नासिक में मिले भ्रंदमांडों से, यानी भ्रंदमांडो मिट्टी के कुछ बर्तन थे, उससे क्या हुआ, 13,250 सिक्के मिले, जिससे पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया था। क्योंकि सिक्कों पे एक तरफ नहपान की और दूसरी तरफ सातकर्णी की क्या मिलती है, प्रतिमा मिलती है, फोटो मिलती है। ठीक है, सिक्कों पर इनकी कुछ अंकित है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी तथा पुलवामी की। ठीक है, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी या पुलवामी की बात करते हैं। इसको रुद्रदामन ने हराया था। इसको रुद्रदामन ने हरा दिया और उसके बाद रुद्रदामन ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह वशिष्ठ पुत्र के पुत्र से, इसके पुत्र से करा दिया। ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी ने जलयान के चित्र, ठीक है, सिक्कों पर चलाया। ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी की बात किया जाए, इसके बाद शासक आता है, इसने क्या किया, जलयान के चित्रों का सिक्कों पे जलयान के चित्र चलाए। ठीक है, जलयान मतलब जो सिक्के थे उसमें जलयान के चित्र बनवाए। ठीक है, अंतिम शासक विजय था। कौन था, विजय था। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए, जो कि 500 ग्राम 500 ग्रेन की थी, ग्रेन है। ठीक है, 500 ग्रेन के जारी कराए। ठीक है, कोटीन और तांबे के सिक्के चलाए। वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वर्ण व्यवस्था किसने समाप्त किया था, सात जो है, ठीक है, सातकर्णी वंश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं आगे। ठीक है, आगे हम, ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल से हम पढ़ेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण। ठीक है, हिंद दमन अगर जो भी है, इसको हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, धन्यवाद।